हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको 12th का बायोलॉजी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में प्राकृतिक गर्भ निरोध के बारे में बताया था, उसके आगे हम लोग देखते हैं आज। रोध यानी बैरियर, रोध का मतलब क्या होता है? बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? अंडाणु और शुक्राणु को कैसे रोकते हैं? भौतिक विधि अपनाकर, यानी कुछ लगा देते हैं जिससे कि अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल सके, और उससे जब अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, यानी गर्भ नहीं ठहरेगा। इसके लिए क्या कहते हैं? इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। और ये दोनों उपाय कौन है? कॉन्डोम, यानी जिसे हम निरोध कहते हैं। और कॉन्डोम कितने प्रकार? ये कॉन्डोम स्त्री कॉन्डोम भी होता है और पुरुष कॉन्डोम भी होता है, यानी पुरुष के लिए भी कॉन्डोम आता है और स्त्री के लिए कंडोम आता है। शायद आप पुरुष कंडोम के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन स्त्री कंडोम के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंडोम का। और वो कंडोम कैसा होता है? तो पुरुष कंडोम भी हो सकता है और स्त्री कंडोम भी हो सकता है। ये कंडोम क्या करता है? लिंग पे लगा लेने के बाद यह शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने से रोकता है, जिससे कि गर्भ नहीं ठहरता है। यहां देखते हैं, पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड निरोध काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कंडोम का एक ब्रांड है निरोध, जो बहुत ही फेमस है, और लोग अब के समय में कंडोम का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। इसके लाभ क्या है? एक तो यौन संचारित रोगों से बच जाइएगा, अनचाहे गर्भ से रुक जाइएगा, और साथ ही एड्स से भी बच सकते हैं, इसलिए लोग इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। और कंडोम मैंने बताया स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही होता है। इसके अलावा डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबर से बने गर्भ निरोधक उपाय हैं। अब कंडोम के अलावा ये सभी उपाय हैं, डायफ्राम है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, वॉल्ट है, जिसका उपयोग किया जाता है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? गर्भाशय ग्रीवा टोपी या फिर डायफ्राम है, ये क्या करते हैं? स्त्री के ग्रीवा को ही तोप देते हैं, उसको ढक देते हैं। अब ग्रीवा क्या होता है? वो योनि के अंदर होता है, यानी वो गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है, जहां से शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ये क्या करता है? उस ग्रीवा को ही ढक देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणुओं से नहीं मिलते हैं और उन्हें गर्भ से बच जाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली एवं फोम प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है? अब क्रीम लगा लिया जाता है, योनि में क्रीम लगा लिया जाएगा या फोम लगा दिया जाएगा, जिससे जो शुक्राणु मिलेंगे वो मर जाते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है। यानी आप क्रीम का भी या फिर ये झाग या जेली होता है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा होता है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशयी युक्ति यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUT है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशयी युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित IUD। उदाहरण में आप लिपेस ल्यूपा, तांबा मोचक IUD, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये सब टेक्निक है, जिससे क्या किया जाता है? मादा शरीर के अंदर ही इन्हें फिट कर दिया जाता है, यानी मादा की योनि में ही इनको कॉपर टी है या कॉपर 7 है, इसको लगा दिया जाता है, जिससे पुरुष क्या करता है? जब अपना शुक्राणु अपना वीर्य मादा के योनि के अंदर छोड़ता है, तो कॉपर टी या कॉपर 7 है,
ये उसको गर्भाशय के अंदर जाने ही नहीं देते हैं, जिससे कि गर्भ नहीं ठहरता है। इसके अलावा क्या उपाय है? इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय के भ्रूण के रोकने के लिए अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। यानी ऐसे उसको तैयार करते हैं ग्रीवा को कि शुक्राणु का विरोध करते हैं। जो औरतें गर्भावस्था के में देरी या बच्चों में जन्म अंतराल लगाना चाहती हैं उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। यानी जो महिला चाहती है कि वो मां नहीं बनना चाहती है तो वो क्या करती है, कॉपर टी लगवा सकती है ताकि वो मां कुछ समय तक नहीं बने, और जब फिर चाहती है फिर दोबारा वो मां बनना चाहती है तो कॉपर टी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर से वो मां बन सकती है। और ये भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक पोजेट्रॉन अथवा पोजेस्ट्रोजन और एंड्रोजन का संयोग है, जिससे थोड़ी मात्रा में मुंह में लिया जाता है। यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। इन गोलियों को क्या कहा जाता है? पिल्स। इसके मुंह के माध्यम से वो क्या करती हैं, गोलियां खाती हैं, और ये कई प्रकार की गोलियां होती हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। इन्हें आवर्त चक्र यानी माहवारी के 5 दिनों प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से शुरू की जानी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर यानी 7 दिनों के बाद पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है। इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। यानी इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, गोली का उपयोग करती हैं, यानी दवाई का टैबलेट का यूज करती हैं, जिन्हें पिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये कितने दिनों का होता है? 21 दिन का कोर्स होता है। कब शुरू होता है? तो जैसे ही माहवारी यानी एमसी खत्म होता है उसके पहले दिन से लेकर 21 दिनों तक ये दवा ली जाती है। उस दवा पे लिखा जाता है कि पहले दिन पे कौन सी लेनी है, दूसरे दिन पे कौन सी लेनी है, तीसरे दिन पे कौन सी लेनी है। यानी इस तरह से क्रम से एक से लेकर पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक महिलाएं इस दवा का उपयोग की जाती हैं। उसके 7 दिन के बाद उनका फिर से ऋतुस्राव चक्र शुरू हो जाता है, यानी एमसी आ जाता है। फिर एमसी समाप्त होने के बाद फिर से वो यही क्रम शुरू करती है, यानी फिर पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। यह तब तक वो खाती है जब तक चाहती है कि वह गर्भवती नहीं बने, यानी जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है तब तक वह इस दवा की उपयोग करती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणु में प्रवेश करने पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभावशाली वाली हैं तथा औरतें द्वारा खूब स्वीकार्य हैं। देखिए इनका फायदा क्या है कि ये लेने में आसान है, साथ ही ये बहुत प्रभावशाली है, यानी ये फेल बहुत कम होती हैं। कोई महिला अगर ले रही है इसका दवा तो वो गर्भवती होने का चांस नहीं के बराबर होता है। कभी कभी फेल भी हो जाती हैं, लेकिन साधारणतः मतलब जनरल मान के चलिए 99% केस में ये फेल नहीं होती हैं। और औरतों के लिए लेना आसान है, आसानी से एक गोली खा सकती है डेली, इसलिए औरतें इसे खूब लेना भी पसंद करती है। साथ ही यह सस्ता भी है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले ही चर्चा हुई है, मैंने ऊपर बताया ही है, एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। यानी सहेली को क्या कहता है, सप्ताह में मात्र एक बार लिया जाता है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली है। यानी सप्ताह में एक बार लीजिए, बस गर्भ ठहरने से छुटकारा पाइए। यानी एक बार लेने से गर्भ नहीं ठहरता है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोपण के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। यानी इसका उपयोग करने पे वही ये ग्रीवा को संकुचित कर देता है, साथ ही ऐसा उनको बना देता है कि शुक्राणुओं की गति कम हो जाती है और वो अंडाणुओं के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजों का प्रयोग या आईयूडी
के उपयोग को आपत्तिकाल गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही और सुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सकभरता के बचने के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और दवा आती है जो 72 घंटों तक कार्य करती है। यानी मान लीजिए कि कोई जोड़ा ऐसा है कि जिसने सेक्स कर लिया और इन सावधानी को नहीं अपनाया, वो भूल गया कंडोम लगाना या फिर दवाओं का उपयोग करना, तो उसके लिए एक अलग से दवा आती है। आप लोग शायद अनवांटेड 72 यानी अनवांटेड 72 का नाम सुने होंगे, जो सेक्स करने के बाद 72 घंटे के अंदर ली जाती है, जिससे गर्भ ठहरने की क्षमता कम होती है। इस दवा का उपयोग तभी हो जाता है जब किसी लड़की से बलात्कार हो जाए। यानी अब बलात्कार होगा तो लड़की के माँ बनने का चांस रहता है, तो लड़की क्या करती है, अनवांटेड 72 लेती है। लेकिन यह बहुत ही निंदनीय घटना है बलात्कार जैसी। इसके लिए प्रॉपर दवा तो लेना है, वो लीजिए, लेकिन कंप्लेंट जरूर करना चाहिए, केस करना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिलनी ही चाहिए, इसे सहन कभी नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा कौन सी विधियां हैं? शैल क्रिया विधियां, जिन्हें बांध्यकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। ये एक अच्छी विधि है उनके लिए जो चाहते हैं कि अब वो जीवन में कभी माँ बनना नहीं चाहते हैं या कभी पापा नहीं बनना चाहते हैं, तो वो बांध्यकरण टेक्निक को अपना सकते हैं। इनमें क्या किया जाता है, शैल चिकित्सा द्वारा उन्हें बांधे बनाया जाता है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसे अस्थायी माध्यम के रूप में पुरुष व स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। कोई भी अपना सकता है, पुरुष भी अपना सकता है या फिर स्त्री भी अपना सकते हैं। शैल क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार को रोक दिया जाता है, फलतः गर्भधान नहीं होता है। यानी इस विधि में क्या करते हैं, जो युग्मक का परिवहन होता है, युग्मक एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाता है, उसको ही रोक देते हैं। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। और देखिए, शुक्रवाहक उच्छेदन को वासेक्टोमी कहते हैं, वासेक्टोमी, और मादा में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आम भाषा में जो लोग होते हैं उसे पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए, शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के में उधर छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नलिका का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली हैं और इनमें पूर्वस्थित लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यानी ये एक अच्छी टेक्निक तो है जिसके माध्यम से आप नसबंदी कर सकते हैं, लेकिन नसबंदी करने के बाद आप फिर इसे ठीक करने का गुंजाइश बहुत कम होता है। यानी जिसकी एक बार नसबंदी हो जाए उसको फिर से ऐसा कर दिया जाए कि वो फिर से माँ या पिता बने, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कहें कि ना के बराबर है। यहाँ चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये पुरुष में शुक्रवाहिक नलिका है, जिसको क्या करते हैं, चीरा मारकर यानी काट कर इसको बांध देते हैं। देखिए, यहाँ पे बांध दिया गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु बन करके लिंग के माध्यम से बाहर आते ही नहीं है। अब शुक्राणु बाहर आएंगे ही नहीं तो मादा के योनि में प्रवेश करेंगे नहीं, और प्रवेश नहीं करेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। वैसे ही स्त्रियों में क्या किया जाता है कि स्त्रियों में जो अंड वाहिनी यानी डिंब वाहिनी है, यहाँ पे देखिए, डिंब वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। जब डिंब वाहिनी को काट कर बांध देंगे तो जी इसमें से अंडाणु यहाँ से होकर के गर्भाशय में पहुंचते हैं, तो गर्भाशय में अंडाणु नहीं पहुंचते हैं, जिससे गर्भ नहीं ठहरता है। पुरुषों में भी वही होता है। यानी इसमें क्या करते हैं कि पुरुष में शुक्र वाहिका को काट करके बांध देते हैं और महिलाओं में अंड वाहिनी को काट करके बांध देते हैं, जिससे कि गर्भ ठहरने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी एवं विशेषज्ञता की परामर्श के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि आप कहीं से दवा लेना और कुछ भी लेना शुरू कर दें। इसके लिए आपको डॉक्टर से सहयोग यानी संपर्क जरूर करना चाहिए, ठीक है। और कई बार लोग सकभरता को रोकने के लिए, यानी जब
गर्भ ठहर जाता है उसके बाद अनेक प्रकार के दवाओं का उपयोग करते हैं जो बहुत ही नुकसानदायी होती हैं, वैसा उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कभी जरूरत पड़ती भी है तो बिना डॉक्टर के सहयोग से नहीं करना चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर तथा विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सकीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था से पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। यानी भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ स्थितियों में 12 सप्ताह के अंदर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से यानी एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम है तो इस अवस्था में सगर्भता के चिकित्सकीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों का एक राय होना आवश्यक है। यानी अगर गर्भ की अवधि 12 सप्ताह से अधिक हो गई है और 24 सप्ताह से कम है तो इस पे 2 मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के सलाह से ही गर्भ का समापन किया जा सकता है। उसकी शर्त क्या है? गर्भ अवस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। यानी डॉक्टर को ऐसा लगे कि अगर ये गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है तो माँ की मृत्यु हो सकती है या फिर कोई और हानि पहुंच सकती है, तब वो गर्भ का समापन कर सकते हैं। इसके साथ शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म में होने का संभावना खतरा हो, या उन्हें ये लगता हो कि जो बच्चे का जन्म होगा उस पर कोई खतरा है, वो विकलांग हो सकता है या उनको मानसिक कोई बीमारी हो सकती है, तभी वो इस प्रकार के कदम उठा सकता है और ये गर्भ को समाप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको स्त्री और पुरुष कंडोम को दिखाता हूँ। देखिए, यह पुरुष कंडोम है जो पुरुष अपने लिंग यानी पेनिस पे लगाता है, ठीक है, और जिससे के कारण उसका वीर्य इसी पॉलिथीन जैसी संरचना में रह जाता है और वो अंदर नहीं जाता है। और ये है स्त्री के लिए कंडोम। ये स्त्री अपने योनि में लगाती है जिसके सहायता से वो नहीं जा पाता है, यानी जो वीर्य होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।